हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस में नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 15, अवर एनवायरनमेंट। वी हैव हर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफन being used on the television, in newspaper and by people around us. Our elders tell us that the environment is not what it is used to be earlier. Others say we should work in a healthy environment, and global summit involve the developed and developing countries regularly held to discuss environmental issue. In this chapter, we shall be study how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. तो हम लोग डे टू डे लाइफ में एनवायरनमेंट के बारे में सुनते ही है कि पहले जैसा एनवायरनमेंट नहीं रहा, हमें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, या फिर कंट्रीज मीटिंग करती है एनवायरनमेंटल इश्यू के लिए कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, तो एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आएगी उसकी वजह से, राइट। ये सब एनवायरनमेंट के मसाइल हम लोग पता है कि ये सब चलते रहते हैं, राइट। तो ये चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट में, राइट, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम वो चीज़ में अगर दखलंदाजी करें, अगर वो हम लोग डिस्टर्ब करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग और ये जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, दैट इज स्काई, वाटर, लैंड, राइट, अर्थ, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर कर पूरा नेचर को बैलेंस करता है, राइट। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर अपना जो बैलेंस है नेचर को बैलेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, घास को मान लो एक इकोसिस्टम है, तो एक जगह ग्रास है, अब ग्रास डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, और टाइगर अपने आप मर जाता है, या फिर वो किसी और टाइगर के साथ लड़कर वो दूसरे टाइगर एक टाइगर को खा जाता है, राइट, और वो ऑटोमेटिक नेचुरल डेथ की वजह से मर जाता है और डिकम्पोज हो जाता है, राइट। तो ये पूरी एक चेन है। देखो, अब ये चेन में जरा सी भी एक भी चीज़ इधर से उधर हो गई, इधर से उधर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। मान लो डियर का शिकार हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने खा लिया, राइट, तो ये चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पूरी एक चेन है, राइट। ऐसी ये सिर्फ मैंने एक चेन के बारे में बताया, सिर्फ करोड़ों चेन्स होती है जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है और एक दूसरे को यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल, दूसरी चेन समझो, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं नेचर में, और प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, और हम लोग के ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट। तो हम लोग क्या है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ट्रीज और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को क्या है, बैलेंस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मतलब हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही है, हमारे व्हीकल्स, बाइक, स्कूटी, कार जो भी है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और साथ साथ हम लोग ट्रीज को भी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता था ट्री, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी मिनिमम देखो 45-50 डिग्री ऐसे ही पहुंच जाते हैं। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट डिक्लेयर हो जाता है अहमदाबाद में, वो सब में। क्यों? पहले इतना नहीं था, अब क्यों है? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया और डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया। मतलब हम लोग ने पहले तो पॉल्यूशन बढ़ा दिया, व्हीकल्स चलाए, इतना सब चला रहे हम लोग, बराबर, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और दूसरी जगह क्या करें, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं झाड़ को। क्यों? वहाँ इंडस्ट्री बनाने के लिए, लोगों के लिए घर बनाने के लिए, राइट। तो एक तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन बना रहा था उसको भी कम कर रहे हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो हर एक चीज़ बैलेंस्ड है, ये एक दूसरे को बैलेंस करती है, हर एक चीज़ एक दूसरे को बैलेंस करती है, एक दूसरे को खाना, एक दूसरे को बैलेंस करना, यही एनवायरनमेंट है और यही इकोसिस्टम है जो हम सबको जोड़ती है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग, ये सब एक दूसरे को जोड़ के हम लोग मिलकर रहते हैं, राइट। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम आते हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो दूसरे हैं, सॉइल, वाटर, राइट, वो भले ही नॉन लिविंग में आते हैं बट वो हमारे लिए तो जरूरी है। तो ये सब मिलकर जब इंटरेक्ट करते हैं और पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। Thus an ecosystem consists of biotic component comprising living organism and abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। तो इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें, बायोटिक कंपोनेंट मतलब बायोटिक मतलब के सारे लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सब लिविंग थिंग्स, राइट। और दूसरा अबायोटिक, अबायोटिक मतलब कि जो जिंदा नहीं है, फिजिकल कंपोनेंट, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट, दे आर नॉट लिविंग, बराबर। बायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं, हम लोग, इंसान, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग बायोटिक में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग अबायोटिक में आते हैं, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ गार्डन you will find different plants such as grass, trees, flower bearing plant like rose, jasmine, sunflower and animal like frog, insect and bird. All these living organisms interact with each other and grow, reproduction and other activities are affected by the abiotic component of ecosystem. So a garden is an ecosystem. एक गार्डन में तुम लोग जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ अलग अलग ग्रास है, ट्रीज है, प्लांट्स है, अलग अलग प्लांट्स में भी वैरायटी, एक रोज का है, लिली का है, जास्मिन का है, राइट। और उसके साथ अलग अलग एनिमल्स भी है, फ्रॉग, बटरफ्लाई, बीज। तो ये सब मिलकर, ये सब लिविंग थिंग मिलकर नॉन लिविंग थिंग के साथ रह रहे हैं। ये सब लिविंग थिंग है, प्लांट, ग्रास, राइट, एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग है, राइट। वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट के साथ ग्रो कर रहे हैं। एयर, विंड, सॉइल, ये सब के साथ मिलकर क्या है, अपना ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। ये पूरा, तो ये क्या है, इकोसिस्टम, मतलब बायोटिक और अबायोटिक साथ में मिलकर जो काम करते हैं, दैट इज एन इकोसिस्टम। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटी आर अफेक्टेड बाय द अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये लोग क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन लोग की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, वाटर, सॉइल, विंड, ये सब के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अब तुम्हें पता होगा कि कोई चीज़, फॉर एग्जांपल पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ मिलता है, पेंगुइन डेफिनेटली बर्फ़, स्नोवी एरिया में मिलता है, स्नोई एरिया जहाँ बहुत स्नो होता है। पोलार बियर कहाँ मिलते हैं, स्नोई एरिया में, पोल साइड पे जहाँ बहुत ठंडी है, वहाँ सिर्फ बर्फ़ है। क्यों वो लोग यहाँ क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उन लोग को वो एनवायरनमेंट चाहिए, वही एनवायरनमेंट में वो लोग रह सकते हैं। अगर वो उन लोगों को हम लोग यहाँ लाएंगे तो ये लोग नहीं चाहिए, मर जाएंगे, दे विल डाई, दे विल डेफिनेटली डाई। क्यों, क्योंकि उन लोग का एनवायरनमेंट वो है, अबायोटिक कंपोनेंट्स उन लोग के वो है, तो वो लोग उसी में जी सकते हैं, इधर नहीं जी सकते, राइट। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक। दिस आर नेचुरल इकोसिस्टम, व्हाइल गार्डन एंड अ क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल मतलब कि जो नेचर के हिसाब से बना है,
उसमें कोई हम लोगों ने कुछ नहीं किया। फॉरेस्ट, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। पॉन्ड, लेक, उसमें जो इकोसिस्टम, जो पानी के अंदर का इकोसिस्टम होता है, वहाँ प्लांट्स होते हैं, वहाँ फिशेज होती है, वहाँ एनिमल्स होते हैं, राइट, स्कॉर्पियो सब होते हैं। तो उसमें वहाँ हम लोग दखलंदाजी नहीं कर रहे, तो वो सब मैनमेड नहीं है, वो लोग नेचुरल इकोसिस्टम है। और जो हम लोग खुद बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गार्डन हम लोग खुद बनाते हैं, बराबर। ऐसे ही क्रॉप फील्ड, खेती बाड़ी करके हम लोग सब करते हैं, ये हम लोग करते हैं। तो ये टाइप का इकोसिस्टम क्या होगा? मैनमेड होगा। और जो नेचुरली है वो नेचुरल इकोसिस्टम। We have seen in earlier classes that organism can be grouped as producer, consumer and decomposer according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. तो environment में 3 parts होते हैं main, right? एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर तो आपको पता ही है, जो प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट, दे आर अ प्रोड्यूसर। अब प्लांट को डियर खा रहा है, डियर, DEER, डियर खा रहा है, राइट। तो प्लांट को डियर खा रहा है तो वो क्या हुआ? कंज्यूमर, कंज्यूम कर रहा है, उसको खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हुआ? कंज्यूमर। और वो डियर ऑटोमेटिक मर गया, नेचुरल डेथ। तो उसकी बॉडी सड़ जाती है, कोई भी बॉडी क्या है, मर जाती है, उसके बाद सड़ना शुरू हो जाता है। सड़ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोज होना। डिकम्पोजर करते हैं वो सब, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये सब 9th में, राइट। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organism can make organic compound like sugar, starch for inorganic substance using the radiant energy of sun in the presence of chlorophyll? Or green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this criterion are called producer. तो उन लोगों ने एक्चुअली एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में इन लोगों ने क्या किया है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किए और उसमें तुम लोग को एग्जांपल के थ्रू बता रहे कि प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, कंज्यूमर कौन से होते हैं। तो हम भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक इकोसिस्टम में एक अच्छा सा बड़ा सा जंगल है, बराबर, जंगल है, वहाँ प्लांट्स, ग्रास, वो सब चीज़ें, प्लांट्स, ग्रास, ट्रीज, राइट। तो ये प्लांट, ग्रास, ट्रीज, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद अपना खाना बना रहे, शुगर, स्टार्च, वो खुद सन की एनर्जी यूज़ करके खुद बना रहे। कौन से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो खुद खाना बना रहे, राइट। क्लोरोफिल के हेल्प से सन के प्रेजेंस में वो लोग खुद अपना खाना बना रहे। तो वो लोग प्रोड्यूसर हुए, क्योंकि वो लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे, खाना बना रहे। तो जितने भी ग्रीन प्लांट या ग्रास है वो सब क्या हुए? प्रोड्यूसर हुए। क्या हुए? प्रोड्यूसर, राइट। तो प्रोड्यूसर मिल गया। अब क्या देखना है? कंज्यूमर और डिकम्पोजर देखना है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सब्सटेंस। देयर this organism which consume the food produced either directly from the producer or indirectly by feeding on the other consumer are called consumer. तो जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम कंज्यूमर बोलेंगे। जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। डायरेक्टली कैसे? तो डायरेक्टली ऐसे कि प्लांट को, मान लो ग्रास जो है, प्लांट जो है, उसने डियर ने खा लिया, बराबर। तो डायरेक्टली हुआ, डायरेक्टली मिला, डायरेक्टली उसने खा लिया, बराबर। डायरेक्टली उसने प्लांट में से एनर्जी ले ली, प्लांट को खा लिया, तो खुद के पास एनर्जी आ गई, उसका खाना मिल गया उसको। प्लांट डायरेक्टली उसने खाया, वो क्या है? वो भी कंज्यूमर है, उसने डायरेक्टली खाया। इनडायरेक्टली में कौन आता है? टाइगर। कैसे? टाइगर ने डियर को खाया, तो इनडायरेक्टली एनर्जी उसको कहाँ से मिली? प्लांट में से मिली, क्योंकि प्लांट को जब डियर ने खाया तभी तो टाइगर उसे खा पाया।
अगर डियर प्लांट को नहीं खाता तो वो ऐसे ही मर जाता भूख के मारे, तो टाइगर को कुछ नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली मतलब कि जो डियर ग्रास को डायरेक्ट खा रहा है वो, और इनडायरेक्टली मतलब कि जो टाइगर डियर को खा रहा है वो इनडायरेक्टली हुआ। समझ में आ रहा है? हम लोग डायरेक्ट सब्जियां खाते हैं तो हम लोग कंज्यूमर हुए, डायरेक्ट कंज्यूमर। इनडायरेक्ट कैसे? हम लोग मटन चिकन खा रहे हैं, गोश्त, बराबर, चिकन खा रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली हुआ। क्यों? क्योंकि चिकन जो खाती है वो कहाँ से खाती है? जो लोग मटन खाते हैं बकरे का, पाड़े का, वो कहाँ से आता है? बकरे और पाड़े क्या खाते हैं? ये खाते हैं ग्रीन्स। पालक, पालक क्या होता है? ग्रास होता है, प्लांट होता है, उसी को तोड़ के हम लोग खिला रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे पास ही आ रहा है वो सब। तो उस तरह हम लोग इनडायरेक्ट कंज्यूमर हो, और वैसे डायरेक्ट कंज्यूमर हो, बराबर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड पैरासाइट्स। अब कंज्यूमर में अलग अलग कैटेगरी है। हर्बिवरस मतलब जो सिर्फ ग्रास, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो ग्रीनरी खाता है, दे आर हर्बिवरस। कार्निवरस, कार्निवरस मतलब जो सिर्फ मांस मच्छी खाता है, जैसे टाइगर, लायन, वो सिर्फ और सिर्फ डियर ने वो सब खाएंगे, घास वास नहीं खाते वो लोग, डियर खाएंगे, बराबर। मांस मच्छी खाते वो लोग, चिकन मटन वही खाते वो लोग, बराबर। ओमनिवरस मतलब जो ग्रास भी खाता है, मतलब प्लांट्स भी खाता है, और जो दूसरे एनिमल को भी खाता है, वो ओमनिवरस में आते हैं। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, हर्बिवरस और कार्निवरस का कॉम्बिनेशन ओमनिवरस। हर्बिवरस सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवरस सिर्फ एनिमल खाते हैं, ओमनिवरस प्लांट भी खाएगा, एनिमल भी खाएगा, बराबर। और पैरासाइट्स तो मैंने बताया आपको, जो दूसरों को मारे बिना उसके ऊपर रहे, बराबर, दे आर पैरासाइट्स। यीस्ट, बराबर, वो क्या है? दूसरे को मारे बिना उसके ऊपर रहता है। देखो कार्निवरस या हर्बिवरस क्या है? खा जाते पूरा का पूरा। कार्निवरस के पूरा का पूरा मार डालते, जान ले लेते, फिर खाते हैं। ओमनिवरस भी पूरा मार डालते फिर खाते हैं। पैरासाइट क्या है? उसके ऊपर रहकर जिंदा रहते, उसके पास के जो न्यूट्रिएंट्स वो यूज करते, उसको मारते नहीं है। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, राइट? कैन यू गिव एग्जांपल फॉर this for each of this category of consumer? Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plant have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? The microorganism comprises bacteria and fungi, break down the dead remains and the waste product of the organism. These microorganisms are the decomposer as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once made by the plant. What will happen to the garbage and dead animal and plant in their absence? Will the natural replenishment of the soil takes place even if the decomposer are not there? तो सिंपल सी बात है कि आफ्टर अ टाइम अगर मर गए तो, मान लो टाइगर को किसी ने खाया नहीं, उम्र हो गई, टपक गया, मर गया। उसके मरने के बाद उसका सड़ना, बॉडी का खराब होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोज होना, राइट? तो एक्चुअली क्या होता है? बैक्टीरिया, फंगी, वो सब क्या मिलकर उसको, उसकी जो बॉडी है उसको तोड़ देते, ब्रेक डाउन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो हमारी बॉडी का, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, उसको वो लोग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते ये बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर, और ये डिकम्पोज करते हैं बॉडी को, पूरी बॉडी डिकम्पोज करते हैं और सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, और यही सॉइल को फर्टाइल करता है। यही सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल करता है, और वापस प्लांट उसमें से उगता है। फर्टिलिटी के हिसाब से वो वापस प्लांट उगता है, राइट? तो अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो क्या होगा? डिकम्पोजर नहीं होंगे तो बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी। बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी तो वापस सॉइल के फॉर्म में नहीं बनेगी। सॉइल के फॉर्म में नहीं बनेगी तो प्लांट अच्छे से वापस ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे।
समझ में आ रहा है? ये मेरी बॉडी है, मैं मर गया तो मुझे दफना दिया जाएगा। दफनाया क्यों जाता है? क्योंकि मुझे दफनाएंगे तो मेरी बॉडी डिकम्पोज करने शुरू हो जाएगी। बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? मेरी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने की वजह से मेरे जितने भी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है वो सब सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। सॉइल में मिक्स होने के बाद उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी एक भी सीड प्लांट का आ गया तो उसको अच्छा सा ग्रो करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स वही मिलेंगे, वही कार्बोहाइड्रेट, वही फैट, वही प्रोटीन्स, वही विटामिन्स, न्यूट्रिशंस उसी से मिलेंगे जो मेरी बॉडी में से डिकम्पोज हुए। अगर मेरी बॉडी को डिकम्पोज नहीं हुआ तो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलेंगे। इट इज़ अ बिग चेन, ये पूरी एक चेन है। देखो समझो ये चीज़, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सब एक चेन है। प्रोड्यूसर दैट इज अ प्लांट, अपना खाना खुद बनाता है। कंज्यूमर प्लांट को खा के जिंदा रहता है। कंज्यूमर मर गया, उसको डिकम्पोज ने किया, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई। अब उसी के ऊपर प्लांट उगेगा, वही न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा, जो उसको डिकम्पोज किया था वही न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा, जो डिकम्पोज करके सॉइल के साथ मिक्स किया था वही यूज होगा। वापस प्लांट आ गया, फिर उसको वापस कोई दूसरा डियर खा जाएगा, फिर वापस उसको कोई और टाइगर खा जाएगा, फिर वापस उसको वो टाइगर मर जाएगा, फिर वापस डिकम्पोज हो जाएगा, फिर वापस वहाँ प्लांट अच्छा होगा। ये पूरी एक चेन है। दे आर मेकिंग अ बिग चेन, इकोसिस्टम बना रहे पूरा, राइट? तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो फूड चेन, नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये जो चेन की बात कर रही, जो खाने की चेन बन रही है, दैट इज अ फूड चेन। ये क्या है? फूड चेन है, राइट? इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। हम लोगों ने पूरी एक सीरीज बनाई जो एक दूसरे के ऊपर जिंदा रहती है खाकर। फीडिंग मतलब के खाना, तो एक दूसरे के ऊपर खाकर जिंदा रहती है। पूरी एक चेन बनाई हम लोगों ने, बनाई ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि प्लांट्स और जो घास है उसको कौन खा रहा है? उसको खा रहे वो लोग डियर खा रहे हैं। डियर को कौन खा रहा है? टाइगर खा रहा है। टाइगर अपने आप मर जाता है, उसको डिकम्पोज होता है, हो गया, राइट? डिकम्पोज किया, हो गया, मिक्स हो गया। ये चेन बन रही है, देखो फूड चेन। घास में से डियर में, डियर में से टाइगर। ऐसे ही दूसरी चेन भी बनती है कि जो क्रॉप्स होते हैं उसके ऊपर छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं, छोटे, बराबर? आपने देखे होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर ले लो। चलो ग्रास हॉपर तो पता ही होगा आपको। तो जो फील्ड है, फार्म है, उसके ऊपर हम लोग ने मस्त गेहूँ बनाया है, वीट। वो वीट को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को ईगल खा रहा है। ये वापस एक चेन बन गई, देखो चेन बन गई वापस, एक दूसरे को खा के जिंदा रह रहे, राइट? ऐसी बहुत सारी चेन है। ऐसे एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर भी पूरी एक चेन बनती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स है पानी के अंदर, उसे वो फिश खा रही है, फिश को बड़ी फिश खा रही है, बड़ी फिश को शार्क खा रही है, शार्क डिकम्पोज हो जाती है, मर जाती है। तो ये भी एक चेन बन गई। हर जगह फूड चेन है, पूरी एक चेन है। और जब हम इस चेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये हम खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? तो ये जो चेन बन रही है खाने की, दैट इज अ फूड चेन। और जब एक से ज्यादा ऐसी चेन बनती है, दैट इज अ फूड वेब। वेब तो पता, वेब स्पाइडर का वेब पता है, पूरा जाल होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये देखो यहाँ से यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ता, हर जगह जुड़ा होता है, हर जगह, बराबर? दैट इज अ वेब। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फूड वेब। जो सिंगल चेन है दैट इज अ फूड चेन, और जब एक से ज्यादा ऐसी चेन एक दूसरे के साथ मिक्स होती है, दैट इज अ फूड वेब। तो ये इसी के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव फॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म feeding on one another. This series or
organism taking part at a various biotic level for a food chain. तो हर एक लेवल, एक स्टेप है, एक स्टेप है, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. Each steps or level of the food chain form a trophic level. और हर एक स्टेप और हर एक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल. बराबर. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आ रहे हैं. द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. देखो लेवल बना रहे हैं हम लोग. ये देखो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, वो पूरा समझाने के लिए लेवल बनाए इन लोगों ने. तो हम लोग स्टेप्स वाइज पढ़ते हैं इसको. तो सबसे पहला लेवल, सबसे पहले लेवल पे कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, क्रॉप्स, ये सब आ रहे हैं. मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहे, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं. या फिर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉप्स. तो फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ रहा है? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स आ रहे हैं. राइट, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ. They fix up the solar energy and make it available for the heterotrophs or the consumer. तो वो लोग क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं. क्यों करते हैं ये सब? ताकि जो हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब के जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, कंज्यूमर जैसे हम बोलते हैं, ताकि कंज्यूमर उन लोगों को खाकर अपनी नीड सेटिस्फाई कर सके. राइट. तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है? ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर. सेकेंड लेवल पे, दैट इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है? दैट इज कंज्यूमर आता है. कौन आता है? कंज्यूमर. राइट. द herbivores or the primary consumer come at the second, small carnivores or the secondary consumer at the third, and larger carnivores or the tertiary carnivores form the fourth tropic. अब यहाँ क्या है? फर्स्ट पे ऑटोट्रॉपिक आते हैं, प्रोड्यूसर. उसके बाद सारे कंज्यूमर आते हैं, जो कंज्यूम करते हैं. उन लोग का भी अलग अलग स्टेप्स बनता है. जो स्मॉल कंज्यूमर है, हार्बीवर्स, राइट, जो स्मॉल कंज्यूमर है वो सेकेंड लेवल पे आते हैं. जो उससे बड़ा कंज्यूमर है वो थर्ड लेवल पे, और जो सबसे बड़ा होता है वो फोर्थ लेवल पे. राइट, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपको और एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ. प्लांट्स खा लिया, प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर ने खाया, तो प्लांट्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है. डियर ने खा लिया प्लांट्स को, डियर इज ए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. डियर को फॉक्स, भेड़ियों ने खा लिया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल. भेड़ियों को टाइगर ने खा लिया, टाइगर फोर्थ लेवल. राइट. तो जो सबसे छोटा था हार्बीवरस था वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आया. फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा कंज्यूमर हुआ, फॉक्स, वो थर्ड लेवल पे, और जो सबसे बड़ा है वो फोर्थ लेवल पे. तो हार्बीवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड पे आते हैं. स्मॉल कार्निवर्स मतलब जो छोटे होते हैं कार्निवर्स में, राइट, या फिर सेकेंड कंज्यूमर वो थर्ड लेवल पे आते हैं. और जो बड़े कार्निवर्स होते हैं, टाइगर वाले, वो लोग थर्ड कंज्यूमर है और वो लोग फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं. राइट. तो यहाँ कंज्यूमर देखने जाए तो 3 लेवल के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. थर्ड लेवल प्राइमरी हार्बीवर्स, डियर जैसे. सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी में कौन आएगा? सेकेंडरी में फॉक्स आएंगे सेकेंडरी. राइट. जिसे हम स्मॉल कार्निवरस बोलेंगे, और लार्ज कार्निवरस टाइगर जैसे आएंगे, तो थर्ड कंज्यूमर बनते. राइट. तो ये सारे क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप में प्लांट्स, सेकेंड स्टेप्स में स्मॉल हार्बीवरस एनिमल, थर्ड स्टेप्स में स्मॉल कार्निवरस एनिमल, ने फोर्थ स्टेप्स पे लार्ज कार्निवरस एनिमल. राइट. वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क. हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग उसमें से एनर्जी मिले, हम लोग को उसमें से एनर्जी मिलती है. Thus the interaction among various components of the environment involve flow of energy from one component of substance to the another. तो हम लोग जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को खाते हैं, वो क्या है? एक इंटरेक्शन. इंटरेक्ट करते हैं हम एक दूसरे के साथ. राइट. तो इसके वजह से क्या होता है? एनर्जी का फ्लो होता है. मतलब जो प्लांट ने खुद ने एनर्जी प्रोड्यूस की खुद के लिए,
अब वही प्लांट को डियर खा गया, तो डियर में प्लांट की एनर्जी आ गई। अब डियर को किसने कौन खा गया? फॉक्स खा गया, तो फॉक्स में एनर्जी आ गई। तो देखो एनर्जी फ्लो हो रही है प्लांट में से डियर में गई, डियर में से फॉक्स में गई, फॉक्स में से टाइगर में गई। तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, राइट। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert into chemical energy. This energy support all the activity of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and the decomposer. However, as we saw in the previous chapter, our source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in the form which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found out that, तो देखो क्या बोला गया है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है? ऑटोट्रोफ्स, प्लांट्स है, राइट। हम लोग प्लांट्स को खाकर हम लोगों में एनर्जी आती है हेटेरोट्रोफ, और हम लोगों को डिकम्पोज करके डिकम्पोजर में एनर्जी आती है, राइट। तो ये फ्लो बन रहा है। पर हम लोग ने सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा हुआ है। सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, वो चैप्टर आएगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या कहा जाता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे में कन्वर्ट होती है, जब एनर्जी एक में से दूसरे में जाती है, तो थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है, छूट जाती है, लॉस हो जाती है, और उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते। समझ रहे हो? एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में ये कहा गया है कि जब हम एनर्जी एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो एनर्जी वापस रीगेन नहीं कर सकते, राइट। यही चीज़ ये चैप्टर में भी फॉलो है कि ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है तो थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है। मतलब प्लांट में जितनी एनर्जी थी उतनी डियर में नहीं, और जितनी डियर में है उतनी फॉक्स में नहीं आ रही। वही एनर्जी लॉस हो रही है, धीरे धीरे एनर्जी क्या लॉस हो रही है, कम होते जा रही है, राइट। The green plant in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of the sunlight that fall on their leaves and convert into the fluoroplasm. अब ये देख पूरा तुम्हें एक सिस्टम समझाया जाएगा एनर्जी का फ्लो। अभी तक हम लोग क्या है, एनिमल्स का फ्लो देख रहे थे कि प्लांट को डियर खा रहे, डियर को फॉक्स खा रहे, फॉक्स को टाइगर खा रहे, ये पूरा हम लोग फ्लो समझ रहे थे एनिमल का। अब एनर्जी का फ्लो समझते कि एनर्जी किस तरह फ्लो कर रही है। तो क्या बोलते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है, वो जो खाना बनाते हैं वो सिर्फ सन का सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने में। सिर्फ 1%, ओनली 1% सनलाइट का एनर्जी वो लोग यूज़ करते हैं, राइट। और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। When green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as the heat to the environment. Some amount goes into the digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumer. तो क्या होता है कि जब वो प्लांट को कोई खा जाता है, फॉर एग्जांपल डियर खा जाता है उसको, राइट, तो काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरमेंट में चली जाती है वो एनर्जी, काफ़ी सारी एनर्जी। बाकी की एनर्जी डाइजेशन में यूज़ हो जाती है, उसके काम करने में वो एनर्जी यूज़ हो जाती है, राइट। और जो थोड़ी बचती है वो अपनी उसकी बॉडी में रहती है। देखो समझो क्या बोला है कि ग्रीन प्लांट ने सिर्फ सन का 1% एनर्जी लाइट यूज़ किया, उसमें से उसने अपने फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब वो ग्रीन प्लांट को जब कोई खाएगा, फॉर एग्जांपल डियर खाएगा उसे, तो क्या होगा कि जितनी भी एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में। जो प्लांट में थी उसमें से काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में, बाकी की एनर्जी डियर की बॉडी में आ रही है। अब वो डियर की बॉडी में जो एनर्जी आ रही है उसमें से एनर्जी क्या हो रहा है, डाइजेशन में एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए हम लोग एनर्जी क्यों ले रहे हैं, ताकि हम लोग काम कर सकें, राइट। तो ये एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है,
काम करने में यूज हो रही है, दैट इज डाइजेशन में यूज हो रही है, काम करने में, चलने में, दौड़ने में यूज हो रही है, और थोड़ी सी ही एनर्जी उसके बॉडी के ग्रोथ में यूज हो रही है। मतलब कि जितना भी वो खा रहा है उसमें से सिर्फ 10% ही उसकी बॉडी में रहता है, बाकी सब यूज हो जाता है, और वही 10% नेक्स्ट वाले को मिलेगा। मतलब कि डियर में सिर्फ अब 10% ही बचा, जितना उसने खाया उसमें से सिर्फ 10% ही एनर्जी बचा है उसमें डियर में, और वो 10% ही आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वही 10% सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे मतलब जो इसको खाएगा, फॉक्स में जाएगा, फॉर एग्जांपल फॉक्स खा रहा है, फॉक्स में जाएगा, तब सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही फॉक्स में जाएगी। जितनी डियर में है उसमें से सिर्फ 10% ही बचती है नेक्स्ट लेवल के लिए, उनका खुराक बनने के लिए, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ 10% बचता है। समझ रहे हो, ये पूरी एक चेन बन रही है। Therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present in each step and reach the next level of control. अब वो 10% जो फॉक्स में पहुंचे, अब फॉक्स के बॉडी में भी सेम पूरी मेथड, ये जो 10% है वो पूरा वो खा गए, उसमें से वापस एनर्जी लॉस हो गई, अपनी बॉडी में यूज की, डाइजेशन में यूज किया, उसके काम में यूज किए। अब जितना भी उसने खाया सिर्फ उसका 10%, वो जो 10% खाया वो नहीं, 10% का 10% समझ लो, ऐसा 10% का 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। फिर वापिस टाइगर उसको खा गया, उसमें से एनर्जी लॉस हो गई, एनवायरमेंट में थोड़ी सी, अपने डाइजेशन में यूज की, अपने वर्क में यूज की, सिर्फ 10% बचती है जो डिकम्पोजर में जाती है। मतलब एनर्जी देखो धीरे धीरे काफी लॉस हो रही है, प्लांट में से डियर में आई, नेक्स्ट लेवल के लिए सिर्फ 10% बची, वो फॉक्स में गई, फॉक्स में से सिर्फ 10% बची जो टाइगर में गई, टाइगर में सिर्फ 10% बची जो डिकम्पोजर में गई। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 steps। और 3 और 4 स्टेप क्यों थे? क्योंकि एनर्जी बहुत कम होती जा रही है। देखो पहले में जो प्लांट में, फॉर एग्जांपल आपको मैं, चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं कि प्लांट 1000 कैलोरीज का है, एनर्जी की बात करें इसलिए मैंने कैलोरीज लिया, 1000 कैलोरीज का है, राइट। अब वो 1000 कैलोरीज का डियर खा गया, डियर में कितना बचेगा? सिर्फ 10% बचेगा। 1000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 100। डियर में सिर्फ 100 बचा, वो 100 फॉक्स खा गया, फॉक्स खा गया तो फॉक्स में कितना बचा? जितना खाया उसका 10%, मतलब 100 खाया, 100 कैलोरी, 100 कैलोरी का 10% कितना होगा? 10 कैलोरी। 10 कैलोरी का टाइगर खा गया, 10 कैलोरी का जो फॉक्स में जो एनर्जी था वो टाइगर खा गया, तो टाइगर में कितना आया? 10 कैलोरी। बचा कितना? 10% बचा, मतलब 1 कैलोरी बचा। मतलब देखो आते आते 1000 कैलोरी का लास्ट में सिर्फ 1 कैलोरी बचा। इसीलिए सिर्फ 3 to 4 ही स्टेप्स है, ज़्यादा स्टेप्स होते तो एनर्जी कहाँ से लाते? अब 1% का 10% करें, अब 1 कैलोरी का 10% करेंगे तो कितना कम हो जाएगा, कितनी कम एनर्जी रहेगी? क्या इतनी एनर्जी में वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 से 4, 3 या 4 ही स्टेप्स होते हैं फूड चेन में, 3 या 4 ही स्टेप होते। क्यों होते? इसका रीजन ये है कि एवरी लेवल पे एनर्जी लॉस होती है, एवरी लेवल पे एनर्जी लॉस होती है, और सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाती है। इसीलिए 3 to 4 स्टेप्स ही होते हैं। ये बोर्ड में पूछा जाता है कि क्यों 3 to 4 स्टेप्स ही होते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि एवरी लेवल के पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए 3 to 4 ही स्टेप्स होते हैं, राइट। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट अ वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर अ 4th ट्रॉपिक लेवल। देखो तो इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है कि लास्ट 4th लेवल पे बहुत कम बच रहा है। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग 1000 कैलोरी से किया था, टाइगर में सिर्फ 1 कैलोरी बचा, समझ में आ रहा है? 1 कैलोरी सिर्फ बचा, बाकी सब लॉस हो गया। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर। इसीलिए देखो ये पिरामिड टाइप बन रहा है। देखो इन लोग का डायग्राम देखो, ये पिरामिड टाइप बन रहा है। क्यों?
क्यों पिरामिड टाइप बन रहा है? इसीलिए बन रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं, फिर उससे कम डियर होते हैं, उससे कम फॉक्स होते हैं और सबसे कम टाइगर होते हैं, राइट। देखो शायद मेरे हिसाब से आप नहीं समझ रहे पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि लोअर ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। मान लो 100 प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 प्लांट्स, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे 10 डियर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे 4 फॉक्स और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे 1 टाइगर। मतलब कि नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते इतने कम होते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नीचे को। क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि एनर्जी कम होते जा रही है, राइट। ये 100 प्लांट्स को खाकर जो इतने डियर को 10 ही डियर को इतनी एनर्जी मिल रही है कि सर्वाइव कर सके। वो 10 डियर की जो एनर्जी है वो सिर्फ 4 फॉक्स के लिए ही बराबर है, 5वां फॉक्स उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, उसको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो 10 डियर्स में से सिर्फ इतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी वो लोग ले, और 4 फॉक्स में से सिर्फ टाइगर को इतनी ही एनर्जी मिलती है, राइट। इसीलिए ये क्या है, नंबर्स में कम होती जाती है। इसका रीज़न भी पूछते हैं, इसका रीज़न भी पूछते हैं कि क्यों धीरे धीरे नंबर ऑफ जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो उसका भी है कि इसका सिर्फ यही है कि 10% एनर्जी लॉस हो रही जा रही है, इसीलिए उसको प्रॉपर एनर्जी मिले, इसीलिए नेक्स्ट लेवल पे इतने कम रखे जाते हैं। ये 100 प्लांट्स को खाकर सिर्फ 10 ही डियर को एनर्जी मिलती है, 11वें डियर के लिए और ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 10 ही डियर को एनर्जी मिलती है, 10 डियर। अब 4 फॉक्स को ही इतनी एनर्जी मिलती है 10 डियर खाकर। अब 5वां फॉक्स जो आएगा उसको ये 10 डियर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रही है, बाकी की तो यूज़ हो रही है या लॉस हो रहा है, राइट। तो ये बोला है कि ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट लोअर ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम, मतलब कम लेवल होता है, मतलब कम लेवल पे ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, ज़्यादा होती है। ग्रास ज़्यादा होता है, उससे कम थोड़े डियर होते हैं, इससे कम फॉक्स होते हैं, इससे कम टाइगर होते हैं। The length and the complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called a food web. तो food web हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब अभी तक सिर्फ food chain था, right? तो that's it for the day. Have a nice day.